नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज आप सभी भैयाओं से मुलाकात हो रही है। चलिए, आपके टर्म 1 के एग्जाम आ गए हैं। सभी को चिंता सता रही है कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं भाई। तो जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर आपको डाला है, आपके लिए भेजा है, आज हम शुरुआत करते हैं उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने की। वैसे तो हम प्रैक्टिस पेपर्स आप सभी को दे ही रहे हैं। आप मेरे ब्लॉग माई एनसीईआरटी गाइड 2020.blogspot.com से जाकर के प्रैक्टिस पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आई गारंटेड यू विल गेट अचीव 95% मार्क्स और 100% मार्क्स डेफिनेटली। बट first of all, you will have to solve all the question papers, all the practice papers, and कैसे हमें सॉल्व करने हैं ये में जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे भाई। देखिए, पहले आप पैटर्न समझ लीजिए कि भाई सीबीएसई का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा पेपर का। वैसे तो आप सभी लोग मेरे प्रैक्टिस पेपर्स में देख ही रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो पेपर है पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है भाई। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है ए, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से आपको कोई से 16 मार्क्स करने हैं। एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। सेकंड सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज होंगे। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़ा लफड़े का काम है। यहाँ पर ये तो कह रहे हैं भाई अटेम्प्ट एनी 8। अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि अटेम्प्ट एनी 8 क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला केस स्टडी है उसके लिए 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक, जिनमें से कोई 4 करने हैं। फिर अगला 46 से 50 तक का केस स्टडी होगा, जिसमें से कोई 4 करने हैं। ऐसे आपको 8 करने हैं। ये गलती मत करके आ जाना आप कि भाई मान लीजिए कि पहला वाला केस स्टडी इजी है, उसके आप 5 के 5 करे आए और अगले वाले में से केवल 3 करके आए। बेटा, ये गलती कभी भी मत करके आना, मैं बता रहा हूँ आपको। 8 का मतलब 2 केस स्टडी है तो 4 करने हैं। वो बिल्कुल क्लियर कट है सीबीएसई का। ये एनी 8 के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। पहला एक केस स्टडी है, उसके लिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा केस स्टडी है, उसमें 5 ऑप्शन है। कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब इस गलती में मत रह जाना कि साहब पहली वाली केस स्टडी के तो 5 इजी थे, हम तो 5 करे आए साहब, दूसरी में 3 करे आए। गलत हो जाएगा, आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, द रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। तो देखिए, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है भाई? 4। लीस्ट प्राइम कौन होती है भाई? 2। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ गया भैया? एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम हमारा 4 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? उसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ तो कितना हो गया भाई? 4/2 यानी 2:1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मुझे आशा है कि मैंने सैंपल पेपर आपको जो भेजा था सीबीएसई वाला, वो सैंपल पेपर आप सभी भैयाओं के पास होगा, आप सभी ने सॉल्व किया होगा। आप यहाँ अपना मैचिंग कर सकते हैं, अपने आप मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ आपके सही गलत कितने हैं उनको आप मैच कर सकते हैं, है ना, जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम आपको करा रहे हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस लाइन एंड दिस लाइन इज कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैपिंग। जैसे एक ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन आई पीछे से और इसके ऊपर चढ़ गई, that is called coincide, that is called coincide। overlapping, overlapping का मतलब हो गया many infinite solution। तो many infinite solution में क्या होता है भाई? a1 upon a2, a1 upon a2।
देखिए ये जो इक्वेशन वन में होते हैं A1 B1 C1, इसमें A2 B2 C2, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 और इक्वस टू C1 अपॉन C2। ठीक है भाई, तो ये हमारा देखिए 3 अपॉन K। तो ये 7 किसी भी रेशियो को कर लीजिए, या तो रेशियो तो सारे के सारे सेम होंगे, किसी एक से कंपेयर करा दो, इनका अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई K इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा। देखिए K इक्वल टू अपना 9 आ गया भैया। K इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों, 9। सो ऑप्शन ए यानी 9 इज द राइट आंसर। मैच करते चल रहे हैं ना, मैच करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए गर्ल वॉक्स 200 टूवर्ड्स ईस्ट एंड 150 टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन चार्ट बनाना होगा। क्या करना होगा भाई, डायरेक्शन चार्ट बनाना होगा। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बन गया हमारा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो ईस्ट में कितना गया भाई, 200 ईस्ट में। नॉर्थ में फिर कितना गया है, 150, ये 150 आ गया भाई अपना। तो ये कह रहा है मान लीजिए 150 चल करके यहाँ आ गया, ईस्ट में चल करके यहाँ आ गया, तो ये इन दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई अपनी, ये पूछ रहे हैं भाई। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, निकाल लीजिए भाई पाइथागोरस लगा करके। तो कितना आ जाएगा, 200 का 2 का 20 का 450 का 225, तो 6, तो ये आ जाएगा भाई आपका 250 मीटर। मैच कर लीजिए ऑप्शन 25, 250 मीटर आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है रोम्बस का। इसके लिए आपको रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए भैया। रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। और वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये अपना रोम्बस है भाई ABCD, ये रोम्बस है अपना ABCD, इसके डायगोनल्स दिए हुए 32 और 24। ठीक है बेटा, ये हमने इसके डायगोनल्स बना लिए। एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। मान लीजिए छोटा वाला 24 का दिया हुआ है, तो ये कितने कितने के हो गए भाई, 12 के, ये 16 हो गया। अब आपने क्या किया, पाइथागोरस लगा करके इसकी साइड निकाल ली। क्या निकाल ली, साइड निकाल ली भाई। तो साइड हमारी आप देखेंगे पाइथागोरस लगा करके 20 आ जाएगी, क्योंकि 12 16 20 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। 20 आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एल्टीट्यूड। अब थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ चलाना पड़ेगा कि सर यहाँ तो एल्टीट्यूड पूछा है, साइड पूछी होती, पेरीमीटर पूछा होता, धड़ाक से निकाल देते। कैसे निकाले भाई, एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। देखिए आपने क्या कैसे किया, आपसे वहां कोई पूछने वाला नहीं है, फॉर्मूला आपसे कोई लगाने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो d1 हमारा कितना है 24 का, d2 कितना है 32 का। फटाफट फटाफट से कैलकुलेशन को खींचना, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। इजिकल टू, दूसरा एरिया क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितने का हो गया अपना, कोई भी जितनी, क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती है, तो साइड 20 हो गई। हाइट जो है वो क्या कहलाती है आपकी, एल्टीट्यूड कहलाती है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई धड़ाक से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। 2 से 12/24 कट गया हमारा 12 टाइम। अब देखिए 4 से कट गया अपना 3 टाइम, और 4 से अपना कट गया जी 5 टाइम। ठीक है, अब देखो 32 3 जा 96, कितना आ गया 96, और 5 का इधर आकर के डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19.2 सेंटीमीटर आ गया। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। अब देखिए मैंने आपको इसका सैंपल स्पेस लिखाया था भाई, व्हेन 2 coins are tossed once और 1 coin is tossed twice। तो इसके लिए आपका जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है भाई, HH। सैंपल स्पेस ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, TT HT या फिर TH, और
50H, ये बन गया ना। तो इसमें पूछ क्या करा है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी अधिकतम एक हेड आना चाहिए, एक से अधिक नहीं आना चाहिए, एक से कम वाले सब चल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये एक 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 या एक से कम वाले आपके पास पॉसिबल कितने, 3, और टोटल आउटकम्स कितने, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 3/4। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल दिस, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू इतना, AM और PN का पूछ रहा है। भाई AM और PN क्या है, एल्टीट्यूड, तो जो साइड्स का रेशियो है वही एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा, ये फिक्स है। जो साइड्स के स्क्वायर का रेशियो है वही एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर का भी रेशियो होगा। ये जो सिमिलर फॉर्मेट वाली थ्योरम है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, देखिए एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स का रेशियो जो सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ऐसे करके समझ लीजिए भाई, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो। ठीक है, एल्टीट्यूड कौन कौन है, AM और PN, तो AM का स्क्वायर अपॉन PN का स्क्वायर, ये सब सेम होंगे, ये सब सेम होंगे। लेकिन आपसे पूछ क्या का रेशियो रहा है, AM और PN का। अब AB अपॉन PQ के स्क्वायर्स क्या दे रखे हैं, 4:9, तो जो AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर है वही AM का और PN के स्क्वायर्स होंगे। तो लेकिन हमें तो निकालना क्या है, AM अपॉन PN निकालना है, तो स्क्वायर हट करके रूट लग गया, तो क्या रेशियो आ गया, 2:3 आ गया भाई, समझ में आ गया, 2:3 आ गया। अब चलिए आगे आ जाओ भाई, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, तो बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, बीटा की वैल्यू पूछी है। तो अब यहाँ तो साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा है, तो आपको क्या करना है भाई, कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर लो, या कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका 2 sin स्क्वायर बीटा, तो एज इट इज। जब आप इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, सॉरी प्लस का साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इक्वल टू में कितना है भाई, 2, इक्वल टू में 2 है ही, तो 2 sin स्क्वायर बीटा 1 sin स्क्वायर बीटा कितने हो गए, 3 sin स्क्वायर बीटा, 3 sin स्क्वायर बीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इस 1 को उठा करके इधर लाएंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, स्क्वायर हटा करके रूट लगा देंगे तो 1, तो साइन में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 की, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन दिस एंड दिस। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, वो भी काय के, डेनोमिनेटर के, काय के पूछ रहा है, डेनोमिनेटर के। तो पहले आपको इसे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्मेट में। तो 44.123 इसके डेसिमल में कितने डिजिट दे रखे हैं, 3 डिजिट दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, अपॉन में कौन आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में क्या कौन कौन आएंगे भाई, 2 आएगा और 5 आएगा भाई, 2 आएगा और 5 आएगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन आए, 2 और 5 आए, ये आ गया भाई, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन्स x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर, तो ये दोनों लाइन्स कहाँ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दीज।
तो x इजिकल टू ए और y इजिकल टू बी जब आप लाइन बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पर तो क्या करेंगे ये लाइंस है भैया, क्या करेंगी भैया, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। x इजिकल टू ए मान लीजिए यहाँ से जा रही है, y इजिकल टू बी यहाँ से जा रही है, तो क्या हो गई, यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट हो गई दोनों लाइंस। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे हमने अपने एक सैंपल पेपर में किया था, इंटरसेक्टेड ए कॉमा बी, ऐसे भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है ओरिजिन से, तो सिंपल सा फंडा स्क्वायर रूट, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इनके स्क्वायर का सम कर दो रूट में। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 और 25 कितने हो गए 61, तो कितना आ गया भाई, स्क्वायर रूट 61 आ गया ऑप्शन, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25 देन ए कैसी नंबर हो गई भाई, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई अपना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो गया हमारा, रूट ले दिया, तो 23 तो प्राइम नंबर है, उसका तो कोई स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं भाई, है ना, अपॉन 25 का 5 आ गया। और 9th क्लास में हम पढ़े थे डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड द इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज इरेशनल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ वन रेशनल वन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, इरेशनल हो गया, क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज दिस, एचसीएफ इज दिस, तो नंबर पूछी है, तो आपने क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 36, कर दीजिए भैया, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 आ गई। चलिए भैया मस्ती मस्ती में पेपर को सॉल्व करना है, बड़ा इजी सैंपल पेपर, अगर सीबीएसई ऐसा दे रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई आप तो 100 से भी ज्यादा मार्क्स ले आएंगे इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A इक्वल टू √3, बड़ा ही सिंपल, यार tan B 90 दे दिया। अब देखो आप ये देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, बड़ा मजा आ जाता है, तबीयत खुश हो जाती है, आप लोगों की भी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसे, ये देखो कि भाई tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 की, तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई, एंगल A कितना हो गया अपना 60 हो गया। अब देखो ये क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, अगर आप इसको याद रखना चाहो, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये इक्वल टू हो जाता है cos A प्लस C के, किसके हो गया A प्लस C, यहाँ जो दो एंगल दिए हुए हैं उनका। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कॉस के कॉस कॉस आया है दोनों में, फिर साइन साइन आया है, जो एंगल दिए हुए हैं या माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस में आ जाता। ठीक है भाई, एंगल दिए ए और सी तो हो गया ए प्लस सी, ए और बी कहता तो हो जाता ए प्लस बी। ठीक है ना, क्लियर हो गई चीजें। तो अब देखो एंगल बी 90 का है, तो ये सब कुछ लफड़ागिरी करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कितने का हुआ, पहाड़ में जाए दुनियादारी। तो एंगल बी 90 का, तो ए प्लस सी कितने के हो गए 90 के, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, धड़ाक से ऑप्शन दे दो भैया 0 है। अब आप कहें कि सर अगर यहाँ एक साइन एक कॉस हो तो, फिर एक साइन एक कॉस हो तो आपको ना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो होगी भैया देखो शॉर्ट ट्रिक याद करने की। अब ऐसे जब यहाँ एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ प्लस में है तो फिर ये फॉर्मूला प्लस में ही आएगा, और यहाँ फिर साइन आएगी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी।
ये आपको वैसे भी याद करना है भैया, 11th में अभी याद कर लोगे तो फॉर्मूलाओं को तो अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी, ठीक है, हो गया ना, हो गया। अब जैसे यहाँ पर ए और सी है, अगर यहाँ भी ए सी होते तो साइन ए प्लस सी, और साइन ए प्लस सी तो यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती। नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना सर, हमें याद नहीं करना सर, ये लफड़ा बहुत कर रहा है, कौन फॉर्मूला इतने याद रखे, मत करो भैया, कोई जबरदस्ती ना कर रहा आपसे। तो ये देखो 10 में एंगल ये √3 कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 की, है कि नहीं, है ना। तो ये 60 यहाँ रख दो भाई ए की जगह पे, तो सी कितने का रह जाएगा, 30 का, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि बी तो 90 है, फिर वैल्यू रखते डोलो, कैलकुलेशन करते डोलो, है क्यों भैया, कैलकुलेशन करते डोलो, है ना, फिर बहुत सारा टाइम लगेगा भैया। अब जैसी आपकी इच्छा, फॉर्मूला याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब आ जाओ फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 पे भैया। देखो 14 क्या है भाई, 14 को समझ लो भैया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2, इसमें दिए हुए हैं, और रेस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, लार्जेस्ट एंगल कौन सा लेना है आपको, सी लेना है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है भाई, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये आपको एंगल्स दिए हुए हैं 1:2, तो आपके एंगल 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 कितने कितने डिग्री के हो गए ये देख लो आप, 1:2, तो 4 180 कितना आ गया, 45 90 के हो गए। और लार्जेस्ट एंगल कितने का कह रहा है, सी कह रहा है, लार्जेस्ट एंगल सी कह रहा है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल घुसेड़ दिया अगले ने, है मजा डाल दिया यार पट्टे ने। तो एंगल सी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, हो गया कि नहीं हो गया भाई, इससे हमारे एंगल 45 90 के आ रहे हैं, तो एंगल सी हमारा कितने का हो गया, 90 का। अब बचे कौन कौन, ए और बी बचे, वो भी काय काय के 45 के, दोनों आपस में इक्वल इक्वल है भैया, जितने का ए उतने का ही बी। तो अब देखो आपको बहुत आसान तरीका मिल गया, वैल्यू डाल दो भाई, सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक बी और बी भी 45 का, कोसेक 45 की वैल्यू √2, tan ए tan 45 की वैल्यू 1, कॉट बी कॉट 45 की वैल्यू 1, ठीक है। और ये भी कट करके 1 आ गए, 1 - 1 क्या आ गया जी, 0 आ गया। क्या यार मजा डाल दिया यार क्वेश्चन में, तो धुआं धुआं कर दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या घुमा दिए हैं, देख रहे हैं, माइंड की क्षमता लगानी पड़ेगी तभी तो नंबर आएंगे भैया, है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ इतने, रोलिंग डिस्टेंस इतने, 7th क्लास में पढ़े थे। एक राउंड में सर्कल कितने चक्कर, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी उसकी सरकमफेरेंस, यानी 2πr में एक चक्कर, तो इतने मीटर में कितने चक्कर, डिवाइडेशन कर दो भैया, धड़ाके से आ जाएगा। तो क्या आ गया जी, 176 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 22 अपॉन वाला 7 ऊपर आ गया, इंटू आर, आर हमारी 0.7 है, 0.7 को आप 7/10 लिखोगे तो इसका भी 10 ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेशन को इजी बनाना समझो, इजी बनाना जिस पर आ गया उसने जंग जीत ली, मैथ में कुछ नहीं रखा। 7 से 7, 22 2 जा 44, 44 4 जा 176, टेबल याद कर लो 90 तक, 4 10 जा 40, तो कितना आ गया भैया, 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे दादा गुरु, कितने चक्कर, 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल ABC is such that AB equal 3, BC equal 2, CA equal 2.5, तो इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, तो EF इक्वल टू 4, तो पेरीमीटर ऑफ DEF पूछ लिया है। देखो भैया AB इक्वल किसके हो गई, AB इक्वल यहीं से देख लो धड़ाके से, AB इक्वल किसके हो गई, DE के, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है ना, तो DE भी कितने का हो गया, 3 का हो गया।
चलो भैया एक काम तो ये आ गया, डी ई आपके पास आ गया, ई एफ आपको ये दिया है। ई एफ ऐसे नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा ए बी अपॉन डी ई, ये घपलेबाजी नहीं करने का। ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट होते तो इक्वल हो जाती। इक्वल टू बी सी, मैं वैल्यू रख दूं भैया डायरेक्ट, तो देखो 3 अपॉन डी ई को x मान लेता हूँ, इक्वल टू बी सी 2, ई एफ मुझे दे ही रखी है 4, और ए सी कितनी है 2.5, तो ए सी की सिमिलर वाली साइड कौन सी हो जाएगी, डी एफ, जो मुझे उसमें चाहिए भैया पेरीमीटर निकालने में। तो ये मैंने कितनी मान ली बाई, अब निकाल लो, देखो 2 बन जा 2, ये वाला रेशियो निकाल लो बस, 2 2 जा 4, तो x कितना आ गया 6, और y कितना आ गया 5, है ना। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो कितना आ गया भैया पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया जी भैया। सॉल्व जो किए हैं ना, अपने मार्क्स लगाते चलिए, और कमेंट बॉक्स में सभी को अपने इस पेपर में आने वाले नंबर भेजने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसीलिए आपको एक दिन पहले सैंपल पेपर भेजा था, आप इसको सॉल्व कर लें आज, फिर इस वीडियो से मैच कर लें, समझ गए ना। तो जब आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है तो फिर आप मैच करते चलिए बस यहाँ पर कैलकुलेशन को, ठीक है, ऑप्शंस को मिलान करते चलिए। अब देखिए इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी, अब ए डी इक्वल टू 3 का, ए डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 14 दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, डी ई इक्वल पूछ रहा है। ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, जब ये पैरेलल है ना, पैरेलल होती है तो क्या पढ़े थे आप, है क्या पढ़े थे, देखो अब क्या करना है भाई, 3/4 ऐसे कर लो। ये जो छोटा ये पैरेलल है, तो देखो एंगल डी, एंगल किसके हो जाएगा बी के, एंगल ई किसके हो गया भाई, एंगल सी के, तो ए सिमिलर डी से सिमिलर हो गया। तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो इस बड़े वाले की साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखो ए डी अपॉन ए बी हमारा कितने का हो जाएगा भाई 7 का, डी ई आपसे पूछ रहा है, डी ई मान लो x अपॉन बी सी कितने का है हमारा 14 का, तो 7 से कट गया जी 14 2 टाइम, और 2 को उठा करके आप इधर ले जाएंगे, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा जी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भैया। x इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो गया अपना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, 4 tan बीटा, इस क्वेश्चन को समझ लो भैया, बड़ी ही आसान ट्रिक मैंने बच्चों को बताई। जनरली बच्चे करते क्या है कि 4 को इसके अपॉन में लाएंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, लफड़ागिरी करते। डोंट वरी बी हैप्पी, लफड़ागिरी करने की जरूरत नहीं है। देखो 4 tan बीटा है ना, इसको आप क्या लिख लोगे भाई, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और इस अपॉन वाले कॉस बीटा को आप उठा करके इधर ले आओ यहाँ से, तो इक्वल टू में कितने कॉस बीटा हो जाएंगे 3 कॉस बीटा हो गए। यानी अब ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो 4 साइन बीटा है, 4 साइन बीटा इक्वल टू काय के हो गया 3 कॉस बीटा के हो गया। अब यहाँ पर रख दो भैया, इस 4 साइन बीटा की जगह पे आपने क्या रख दिया जी 3 कॉस बीटा रख दिया, 3 कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा 0, 0 में काय का भी डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया 0। लो जी आ गया आंसर। भैया आपके पास समय नहीं होगा, पेपर बहुत इजी होगा, ध्यान रख लीजिएगा। जब आप ऐसे छोटी छोटी चीजों से पेपर को शॉर्ट, अब देखो अब जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इस तरीके से देख लो कि सर कितना टाइम बच रहा है, और जो आपने जो पेपर सॉल्व किया है आप उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट लगा करके देख लो भाई आपने कितने टाइम में सॉल्व किया है, समझ रहे ना। अब देखो पूरा वहां आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपने पूरी कैलकुलेशन की कि नहीं की, कोई स्टेप मार्किंग आपसे नहीं पूछने वाला है। आंसर आपका ऑप्शन 18 का ए सही है, तो ए ही सही होना चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, इज सेकंड इक्वेशन कैन बी, तो डिपेंडेंट का मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, डिपेंडेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो अब देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आना चाहिए भाई,
A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो कौन सा वाला सही हो सकता है? देखो आप जरा, पहला ही पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेशियो माइनस का 1/2, यहाँ पर रेशियो 1/2 है ना। ये डिपेंडेंट कह रहा है ना, एक सेकंड रुको जरा, डिपेंडेंट की कंडीशन कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर इतना, तो ऑफ अ पेयर इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो इस वाले 2 को आप उठा करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो तो हमारा नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन हो गया। तो अब देखो हमारा यहाँ पर A1/A2 कितना आएगा अपना, माइनस का 1/2 आ रहा है भाई, ठीक है। इसका 1/2, इसका माइनस का 1/2, इसके साथ लेंगे 1/2 माइनस का 1/2, है ना। और ये भी माइनस का 1/2, इसके साथ लेंगे 1/2, इसके साथ लेंगे 1/2 और इसके साथ लेंगे माइनस का 1/2। ये यहाँ 41 नहीं है, ये 4 है बस केवल, इसको उठा करके आप इधर ले आएंगे भाई। तो यहाँ पर हमारा -1/2, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर अपना माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये आ गया भैया यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया। डिपेंडेंट को आप ऐसे करके याद कर लो, मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या चीज? मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो बस ये देख लो कि भाई मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो रही है हमारी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन ए आपका खत्म होने वाला है जी। सेक्शन ए, A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? तो मैथमेटिक्स का वर्ड होना चाहिए, है ना। What is the probability that a letter of the word mathematics? और क्या चूज करना है? A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter? तो मैथमेटिक्स में टोटल लेटर कितने हैं ये देख लो, इसमें 11। अब इसमें कितने प्रकार के लेटर यूज हो रहे हैं? एक तो M यूज हो रहा है ना, एक A यूज हो रहा है, एक T हो रहा है, एक H हो रहा है, एक E हो रहा है, एक I हो रहा है, एक C हो रहा है और एक S हो रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और ये टोटल लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कौन रह गया भाई? M हो गया, A हो गया, T हो गया, H हो गया, E हो गया, I हो गया, C हो गया और S हो गया। यार ये तो ये कहना क्या चाह रहा है यार, समझ में नहीं आया। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। अच्छा, टोटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 हो गए और यहाँ पर ये कितने? 8 हैं, है ना। मैथमेटिक्स में 8 लेटर यूज हो रहे हैं और टोटल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट 26। तो कितने हो गए भाई? 8/26। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4/13 हो गया भाई। ये आ गया, क्लियर हो गया भाई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब चलिए देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इफ सम ऑफ टू नंबर्स आर डिसेंड इज इतना, HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स सच दैट सच नंबर्स आर। तो वो नंबर्स कितनी कितनी हो सकती हैं आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है भाई? नंबर्स का सम दिया हुआ है और HCF 81 दे रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर्स पूछ रहा है कि भाई क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये जो आपको नंबर्स का सम दे रखा है 1215, तो 213 314 459, यानी ये 3 से डिविजिबल नंबर है। तो ये देख लो भाई कितने टाइम चला गया, 4 0 और 7। तो अब ये वाली नंबर तो भाई प्राइम आ गई भाई 407। तो एक नंबर अपनी 3 हो गई और दूसरी नंबर अपनी 407 हो गई।
है ना। तो ये इनके कंडीशन कह रहा है, और ये हमारा एलसीएम यहाँ पर ये देखो शायद ये 3 4 जा 3 5 जा आ गया, 405 है ना। तो अब 405 का भी आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 81, 5 इंटू 81 आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा एच सी एफ कह रहा है भाई 81 आना चाहिए, एच सी एफ 81 आ गया। तो जो नंबर्स का सम दे रखा है उसके फैक्टर आ रहे हैं हमारे 3 इंटू 5 इंटू 81, ठीक है। तो कितने पेयर्स हो जाएंगे भाई हमारे, 3 पेयर्स बन सकते हैं। देखो 3 ऑप्शन में है क्या, बी आ गया भैया, तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस by lines AB and CD respectively. What is the area of the triangle formed by the two lines and the x is equal to 0? तो देखो इन दोनों के बिटवीन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, यहाँ देख लो भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई बेस। तो देखो यहाँ से चलना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, तो बेस हो गया अपना 6। हाइट कितनी हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर लो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, 1 2 इतनी हो गई भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, तो 2 से तो भैया 2 कट गया, तो इसका एरिया कितना आ गया जी, 6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया भैया एरिया, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को समझ लो भाई, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब देखिए, इफ tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2, तो tan 20 अल्फा नहीं है, ये इस टाइप से है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो बेटा। tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा, cot की पावर 20 अल्फा। तो हमेशा ध्यान रख लो कि जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो tan और cot की, sec और cos की, किसकी, sec और cos की, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बन होता है sin और cosec की, तो फिर इनकी कितनी भी पावर की वैल्यू पूछे हमेशा उतनी होगी जितनी सिंगल पावर की है। तो कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो ट्रिगोनोमेट्री की जहाँ मैंने शॉर्ट वीडियो कराई है वहाँ पर आप जाकर के चैनल पर आप देख सकते हैं भैया, गोइंग का मैथ स्टडी चैनल पर जाकर भी। अब देखिए 217x 131y इक्वल टू इतना और इतने इक्वल टू, यहाँ पर देखो x और y के कोफिशिएंट आपस में चेंज हो गए। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा लो, एक बार जोड़ लो, बस जोड़ने से ही काम आ जाएगा, क्योंकि आपको तो x प्लस वाई निकालना है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, देखो 130 और 270 कितने हो गए भैया, 440 हो गए, कितना हो गया भाई 131 और 217, तो कितना हो गया भाई अपना ये 348, कितना हो गया यार, 178 314 348 हो गया ना। तो 348 तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इधर का नंबर, और देख लो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, इन दोनों का टोटल देख लो भाई कितना हो गया, कितना कह रहा है 913 और इतना, तो 3 और 7 10 10 का 0 1 कैरी का 1 2 3 1 4 और 4 और 8 और 9 70, इसमें 348 का डिवाइड कर लीजिए भैया। मैं समझ रहा हूँ शायद आपका ये 5 टाइम चला जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी भाई 24 की, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट से अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 25 पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए भैया, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ भाई। अब देखिए, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, जहाँ p बड़ा है q से, 221, तो 3p माइनस q कितना होगा, 3p माइनस q कितना होगा। अब दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही क्या है भैया, प्राइम है। तो अब यहाँ पर इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है, यार बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया है ये तो।
है ना, और जहाँ पर P बड़ा है Q से, तो मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी P इंटू क्यू, P इंटू क्यू इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। और जब कोई दो प्राइम नंबर होती हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है, तो प्रोडक्ट तो इनका 221 ही हो गया, 221 हो गया। तो जो Q की वैल्यू है वो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 221 अपॉन P, 221 अपॉन P हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ Q की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दूं, तो ये 3p² माइनस 221p हो जाएगा है। लेकिन यहाँ पर तो P को बड़ा बता रहा है Q से, तो P तो खैर Q से बड़ा ही है। अब टू प्राइम नंबर्स है तो टू प्राइम नंबर्स का HCF तो 1 होता है, एलसीएम इतना आ गया, तो उन संख्याओं का प्रोडक्ट इतना आ गया भाई, है ना, प्रोडक्ट इतना आ गया। तो 3p माइनस क्यू पूछ रहा है, 3p माइनस क्यू पूछ रहा है, तो अगर ये 3p इंटू क्यू की बात करता तो भी नहीं मामला बनता, 3p डिवाइड बाई क्यू, ये तो कह रहा है भाई 3p माइनस क्यू, तो 3p माइनस क्यू का तो यार बड़ा पॉसिबल डिफरेंट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई आप 3p माइनस क्यू को, क्योंकि यहाँ से आप क्यू की ही तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम होता है, प्रोडक्ट तो उनका एलसीएम होता है। तो पी क्यू इजकल टू 221। अब हमारी जो 221 है ये कैसी नंबर है, प्राइम नंबर हो रही है क्या, 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, 7 का इसमें जाएगा नहीं, 11 का जाएगा नहीं, 13 का इसमें जाएगा नहीं, 13 का चला जाएगा क्या भाई, 13 बन जा 13, 9 बचेगा, हाँ 13 का चला गया। तो देखो 13 और 17 ये आ गई भाई पेयर, ये आ गया ना, ये बन गया, इसके 221 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, क्योंकि दोनों ही नंबर्स प्राइम है। तो 17 13 ऐसे करके निकाल लिया भैया, इसके पेयर्स बना लिए, क्या क्या पेयर हो सकते हैं, 17 13 हो गए। अब देखो, तो 17 3 जा 51, 51 माइनस 13, 51 माइनस 13 ऐसे करके निकलेगा भैया। तो कितना आ गया जी, 38 आ गया, क्या आ गया भाई, 38 आ गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई आपको, ये इतना आ गया। ठीक है, अब चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 26। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफेल डेक ऑफ कार्ड्स, बेल सफेल डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर अ क्वीन। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, उनको हटा करके नाइदर किंग कह रहा है नॉर क्वीन कह रहा है, उनको हटा दीजिए, बचे कितने 44। तो 44 अपॉन 52 तो कितना हो गया 11 अपॉन 13, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 44 अपॉन 52, 44 अपॉन 52 है ना, 44 अपॉन 52 तो कितना हो गया भैया 11 अपॉन 13 हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। टू फेयर डाइस आर रोल्ड सिमुल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। तो 5 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए। मैंने बताया आपको इसके, जब प्रोबेबिलिटी को कराया तो मैंने आपको इसके फेयर डाइस की जब 2 बार थ्रो की जाएगी तो बताए थे आपको भाई 36 बार इसका सैंपल स्पेस भी बताए थे आपको। देखिए क्या क्या बन सकते हैं, 1 1 1 2 वो तो सब आपके ध्यान में होंगे ही, है ना। तो ये कह रहा है 5 कम से कम एक बार तो आया ही हो, तो देखो एक बार तो इनमें आएगा ही आएगा भाई 1 5 वाले में, ऐसे ही 2 5, टोटल तो 36 हो गए हमारे आउटकम्स। तो अपॉन में तो पहले आप 36 तो लिख ही लो भाई, ठीक है। अब कम से कम एक बार आया और एक से ज़्यादा बार वाला भी चलेगा, तो 2 5 हो गया, 3 5 वाला भी हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। अब इधर से आप जब चलेंगे तो 51 52 53 यानी 6 ऐसे करके आएंगे, तो ये हमारे 6 आएंगे टोटल ऐसे करके। और ये अब कितने रह गए 5, ये रह गए, तो 6 5 11 अपॉन 36 आ जाएगा। देखो भाई कौन सा वाला ऑप्शन सही है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस साइन 2 अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा की पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया यार। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा भाई, साइन 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है भैया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपको वो याद रखना पड़ेगा भैया। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये आपको याद रखना पड़ेगा अब तो भैया, है ना। तो इस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को आप उठा करके इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएंगे ये। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया जी, 1 आ गया हमारा। अब देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। कितना आ गया, 1। आपसे वैल्यू क्या की पूछ रहा है, कॉट अल्फा की, है ना। तो देन द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा आर कितनी हो जाएंगी, कॉट अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यार। बड़ा ही क्वेश्चन टिपिकल दे दिया है ट्रिगोनोमेट्री का। तो कॉट अल्फा कब बनेगा, जब हमारा कॉस अपॉन साइन हो, कॉस अपॉन साइन हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, साइन अल्फा का बोथ साइड में डिवाइडेशन करना पड़ेगा, है ना। साइन अल्फा का बोथ साइड में डिवाइडेशन कर दें अपन, ठीक है। तो यहाँ साइन अल्फा और इधर में भी वही साइन अल्फा। तो ये तो हो गया अपना कॉट अल्फा, और ये उठ करके इधर आएगा आपका भाई, ठीक है भैया। तो ये तो हमारा कॉट अल्फा हो गया, ये उठ करके इधर आया तो ये भी अपना अपॉन में ही हो गया है। तो ये कितना हो गया भाई अपना साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा यानी कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा, और यह इक्वल टू में रह गया जी कॉट अल्फा। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा को भी आपको तोड़ना पड़ेगा भाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा में, और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो रहा है हमारा कॉट अल्फा के। तो ये तो कॉट अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर कॉट अल्फा की वैल्यू, है ना। तो देखो भाई कॉट अल्फा आर क्या क्या हो सकते हैं, ये कह रहा है ये कॉट अल्फा आर क्या क्या हो सकते हैं। I can't get ठीक है, हमारे कॉट अल्फा क्या क्या हो सकते हैं। इफ 1 प्लस साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो देन द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा आर। तो कॉट अल्फा की वैल्यूज पूछ रहा है। अगर ये केवल अल्फा की वैल्यू कहता तो पॉसिबिलिटी कुछ बनती जाती। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू 0, और वो फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। शायद ऐसा लग रहा है बेटा ये वाला क्वेश्चन कुछ न कुछ गड़बड़ दिया है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स एक्स और वाई पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि अपोजिट वर्टेक्स ए और सी होते हैं और बी और डी होते हैं। तो देखो आपको यहाँ ए और सी में एक्स आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स इजकल टू बी प्लस डी के एक्स वाले टर्म 4 और 3 7। तो कितना बचा जी 1, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ देखो बाई, है ना, बाई काय में दे रखा है बी में। तो आप ए और सी के दोनों जोड़ लीजिए, 2 और 6 8, उसमें से डी वाला इसका अपोजिट वाला माइनस कर दीजिए 3। तो कितने हो गए 6 और 3। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आपको क्या करना है, इसको आप उकेर दीजिए भाई चित्र पर, चित्र बना दो। ये हमारा ABCD बन गया भैया। तो देखिए ये 1,2 हो गया, ठीक है, 1,2 हो गया। बी हमारा 4,22 हो गया। आपको मैं इसका बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको फिगर पे बना करके बहुत इजी तरीके से कर देंगे। x, 6 हो गए, और डी हमारा ये x, 6 हो गया, और डी अपना 3,5 हो गया भाई, डी अपना 3,5 हो गया।
तो अब देखिए आपको जैसे x निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो बाकी के दोनों वर्टेक्स हैं इनके x वाले टर्म इन दोनों को प्लस करो, इसमें से सामने वाले को माइनस कर दो। तो 4 + 3 7 माइनस का 1 कितना हो गया जी 6। तो x की वैल्यू 6 वाला आ गया। अब बाई देखो, बाई कहाँ है, इसमें है तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अपोजिट वाले को अभी छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो बचे हैं आमने सामने वाले दोनों को प्लस करो, उसमें से अपोजिट वाले को माइनस कर दो। 2 + 6 8 - 5 कितना बचा जी 3। तो कितना आ गया जी 6,3। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। ये आ गई साहब ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी ट्राइंगल को बाइसेक्ट करने वाले, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है मुझे लग रहा है, यहाँ पर ये ऑप्टिच एंगल वाली थ्योरम दे दी है जो आपकी एनसीईआरटी की जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए सी बी बड़ा है इससे, तो सी डी ए एंगल ए सी बी इक्वल टू सी डी ए के कह रहा है ये। अच्छा इसके कह रहा है ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बी डी की लेंथ पूछ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लीजिए। ये छोटा वाला ट्रायंगल क्योंकि एंगल ए कॉमन हो जाएगा, तो पहले आप इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो भाई। ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ए तो ए के इक्वल है ही, तो ए और डी के इक्वल कौन था इसका सी, ए सी बी के सिमिलर हो गया। ठीक है, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रख दो, कौन कौन सी दे रखी है, ए सी दे रखी है, तो ए सी कितने की है 8 की, तो ए सी के इसमें करस्पॉन्डिंग कौन है ए बी को मान लो आप एक्स इजकल टू, और कौन दे रखी है ए डी ये रही भाई, ए डी कितने की है अपनी, ए डी क्वेश्चन में दे रखी है 3। ठीक है, तो इसकी ए डी और इसकी कौन सी बना रहा है ए सी, तो ए सी कितना हो गया अपना 8 दिया हुआ है, बस निकल आया 64/3 आ गई। किसकी वैल्यू ए बी की, आपसे पूछ किसकी रहा है बी डी की पूछ रहा है, तो बी डी इक्व टू कितना आ गया भैया, बी डी इक्व टू आ गया ए बी माइनस ए डी, तो 64/3 माइनस का 3, तो 3 3 जा 9, तो कितना बच गया भाई 55/3 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया भाई 55/3। ठीक है ना, ये 3 को अपन 9/3 लिख देंगे ना, तो इतना आ गया हमारा 54/3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज है, तो इक्वेशन पूछ रहा है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये क्वेश्चन तो भैया 11th क्लास स्टैंडर्ड का दे दिया इसने है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया इन दोनों पॉइंट्स का, तो 4 माइनस का 2 तो 2/2 1 हो गया, और 5 + 3 8/2 4 हो गया। तो 1 और 4 से पास होने वाला लाइन सेगमेंट देख लो, ये आ गया भाई, जरूरत नहीं 11th के थ्रू करो, बस ये देख लो 1 और 4 इस वाली लाइन पर आने चाहिए, कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक कर लो। तो 1 2 जा 2 4, तो ये तो हो नहीं रहा भाई है ना। अब इसमें आ जाओ 1 3 जा 3 और 4 2 जा 8, 3 और 8 कितने हो गए 11 -7, ये भी नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ आ जाओ 1 3 1 जा 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1, ये भी नहीं हो रहा। अब यहाँ देख लो भाई 3 1 जा 3 और 4 7, ये वाला ऑप्शन डी सही हो गया। चेक करना पड़ेगा ना कि किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट इनमें से जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। चलिए इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। ठीक है भाई, देन द वैल्यू ऑफ कॉट बाई एंड कॉट एक्स, तो कॉट बाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो कॉट बाई तो यहाँ से यहाँ तक है भाई, तो कॉट बाई इजकल टू क्या हो गया, कॉट इजकल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल बाई के लिए बेस कौन हो गया हमारा ए सी,
ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, कॉट बाई, और कॉट एक्स कितने का हो गया भैया, कॉट वाई इंटू कॉट एक्स कह रहा है ना, कॉट वाई इंटू कॉट एक्स कह रहा है। तो यहां से अब देखो साहब, कॉट एक्स कितने का हो गया जी अपना, कॉट एक्स कितने का हो गया, यहां से आप ए सी की वैल्यू निकाल लो भाई, ए सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी इजकल टू कितना आ जाएगा, ए सी इजकल टू आ जाएगा जी अपना बी सी कॉट वाई, बी सी कॉट वाई, ठीक है था, बी सी कॉट वाई हो गया। अब यहाँ आ जाओ साहब, कॉट एक्स, कॉट एक्स इजकल टू कितना है साहब, सी डी, सी डी कौन है हमारा, बी सी का अपॉन टू है, तो वही रख दूं मैं, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो ए सी अपॉन बी सी, सी डी को आप क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू, तो ये वाला टू ऊपर आ गया, ठीक है भैया। अब यहीं पर वैल्यू डाल दो फटाफट जल्दी से, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, बी सी कॉट वाई, तो कॉट एक्स इजकल टू हो गया जी अपना टू कॉट वाई, क्योंकि बी सी से तो बी सी कट जाएगा, टू कॉट वाई हो गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, कॉट एक्स, ये कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, यहाँ पर अपॉन है भैया, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकालना है, तो कॉट एक्स को उठा करके इधर ले जाओ, तो टू इधर आ जाएगा भाई, तो वन अपॉन टू ऑप्शन सही आ जाएगा, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकालना था, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकालना है ठीक है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 33, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 should be multiplied so that the decimal expansion terminates after two decimal places is इतना, तो दो डेसिमल के बाद कितने से मल्टीप्लाई कर दें भैया इसमें, जिससे कि दो डेसिमल के बाद, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच था 1/13, जिसके द्वारा 1/13 को मल्टीप्लाई किया जाए, जिसके द्वारा, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 100 का करना, 13/100, कितने का, 13/100 का इंटू कर दें, तो 13 से 13 कट जाएगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा भाई, 100 का डिवाइड अपन में जाते ही, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, साइड्स ए बी एंड बी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इतने, राइट एंगल एट बी, length of 16 and 8 centimeter respectively, the length of the sides of the largest square inscribed in the triangle AB। तो इसकी साइड्स पूछ रहा है भैया, इसकी साइड्स पूछ रहा है, कर लीजिए। तो देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। पाइथागोरस लगा करके पहले आप इसकी साइड निकाल लीजिए, मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट निकाल लीजिए, ठीक है, ये हमारा x हो गया, तो ये हमारा 16 माइनस एक्स हो गया भाई, 16 माइनस एक्स हो गया, ये हमारा 8 है, तो ये हमारा बाई हो गया। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, ये 16 माइनस एक्स, तो ये भी 16 माइनस एक्स हो गई, क्या ना हो गई, ये भी 16 माइनस एक्स, और ये 8 माइनस बाई हो गई, हो गई ना, तो यू वाली साइड भी 8 माइनस बाई हो गई कि ना हो गई, है ना। तो अब देखो भाई, क्या क्या इक्वल हो गया हमारा, ये हमारा 16 माइनस एक्स हो गया है, ये अपना x हो गया, तो देखो क्या आ गया भैया, x अपॉन 8 माइनस बाई, इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस बाई इजकल टू 16 माइनस एक्स अपॉन बाई,
ठीक है ना। इनके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा भैया। ठीक है, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। वैसे तो देखो स्क्वायर की साइड आपस में इक्वल होती है ना। तो देखो 16 माइनस एक्स इजकल टू किसके हो जाएगी, 8 माइनस वाई के। देखो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसकी होगी भाई, 8 माइनस वाई के। ठीक है, तो x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई इजकल टू कितने के आ गया, 8 के। तो x इजिकल टू कितने के आ गया, 8 प्लस वाई के। x इजिकल टू कितने के आ गया जी, 8 प्लस वाई। यहाँ पर रख दो भैया 8 प्लस वाई, यहाँ पर रख दो आप 8 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर 8 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इतने, P लाइज ऑन द लाइन इतने, वैल्यू ऑफ K पूछ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, और P लाई कर रहा है इस पर। तो रेशियो निकाल लीजिए, जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो यहाँ पर रख दीजिएगा भैया इस वाली लाइन पर। सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पर आपको K रेशियो 1 दिया हुआ है इस वाले का, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई, m1 x2 m1 x2, तो यानी 9K प्लस m2 x1, तो माइनस का 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, प्लस m1 बाई 2 है। अब देखो इसके साथ भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर माइनस है तो बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m1 बाई 2 तो कितना आ गया जी, 3K प्लस m2 बाई 1 तो कितना आ गया जी, प्लस का 8 अपॉन K प्लस 1। इस 2 को उठा करके इस वाले इक्वेशन में जो दे रखा है उसको उठा करके उधर ले जाओ, काय का हो गया जी, माइनस का 2। इधर में एलसीएम हमारा K प्लस 1 आ गया, तो 9K 3K कितना हो गया जी, 12K हो गया ना। माइनस का 1 प्लस का 8 कितना हो गया जी, प्लस का 7 इजकल टू कितने हो गए, माइनस के 2K और माइनस का हो गया जी 2। ठीक है, इस 2K को उठा करके इधर ले आए तो ये हो गया जी अपना 14K। 7 को उठा करके उधर ले गए जी, काय का हो गया, माइनस का 9। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, EFGH आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड इतने इतने इतने, स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये भी इसकी इस वाले सेक्टर की रेडियस 7 7 हो गई, इसकी भी रेडियस 7 7 हो गई, इनकी भी रेडियस 7 7 हो गई। ठीक है, अब चलिए अब क्या कह रहा है आपसे, शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो कैसे कर लेंगे भैया अपन शेडेड रीजन का एरिया। तो देखो ये दो तो सेमी सर्कल का एरिया माइनस हो गया, और ये कौन हो जाएंगे भाई, इसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये हो गया देखो इसको मैंने, ये मिड पॉइंट है। तो अब स्क्वायर के डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर है। तो देखिए एक तरीका ये हो जाएगा हमारा, ये वाला जो हाफ स्क्वायर है, ये वाला जो हाफ स्क्वायर है, इस वाले हाफ स्क्वायर में से यानी 1/2 14 का इस वाले हाफ स्क्वायर की रेक्टेंगल बन गया ना, ये तो 7 इंटू 14 का, तो 7 इंटू 14 इस वाले रेक्टेंगल में से आप ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो भाई, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हो गया अपना 22, क्योंकि सेमी सर्कल बन गया ना दो क्वाड्रेंट को मिला करके, पाई आर स्क्वायर, और आर हो गई इसकी 7 का स्क्वायर यानी 49। ये तो इस वाले का आ गया, यहाँ जो शेड हो रहा है।
ये यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे दो क्वाड्रेंट बन गए, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, तो दो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया जी एक सेमी सर्कल। दो क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया, एक सेमी सर्कल, उनकी भी रेडियस, तो प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया जी खत्म, बन गया काम, ये हो गया। तो 7 7 या 49 आ गया भाई, सीधे सीधे बस सिंपल सा 49 आ गया, उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेमी सर्कल बन गए और ये हमें सेमी सर्कल यहाँ माइनस करने हैं, बस हो गया काम। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो इज द पिक्चर ओलंपिक लेग्स। इसको आप खुद कर लीजिएगा भैया, ये ना ये सेटेड वाले ये सब सेक्टर्स बनेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस, इतने तो 2 रख दो भाई x की जगह पर, 2 रख दो x की जगह पर, तो पहला इक्वेशन बन गया हमारा ये पी एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो 4p प्लस 10 है ना, 4p प्लस 10 प्लस आर, तो 4p प्लस आर इजकल टू माइनस का 10, ये एक इक्वेशन हो गया। अब 1/2 रखेंगे तो p/4 और 5 p/4 प्लस आर, p/4 प्लस आर है ना, p/4 प्लस आर इजकल टू कितना हो गया जी माइनस का 5/2। ये माइनस कर लो, माइनस कर देंगे तो ये हमारा यहाँ प्लस हो गया, तो आर से तो आर चला गया, तो 4p माइनस p/4, तो 4 चौक 16 माइनस के 15p/4, 15p/4 इजकल टू, इधर में माइनस के 20 तो माइनस के 15/2, तो 15 से तो 15 गया और 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो p की वैल्यू तो आ गई जी अपनी माइनस का 2, और p की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पर रख देंगे तो माइनस का 8, और r की वैल्यू भी -2 आ गई। तो देखो कोई है क्या, p की वैल्यू -2, r की वैल्यू -2 है। अच्छा ये आ गया ना बी वाला ऑप्शन, p और r दोनों इक्वल इक्वल -2 के, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इतना, साइड ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब्ड, ये पूछ रहा है। तो ये सर्कल है भाई, इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है, तो r कितनी हो गई 100/2 पाई, यानी 50/2 पाई है ना, r हो गई। तो आप यहाँ कह दिए कि भाई डायमीटर पाई डी होती है ना, पाई डी, तो d = हो गया 100/पाई, d हो गया 100/पाई। तो इसका जो इसके अंदर जो स्क्वायर बनता है उसका डायगोनल ये होता है भाई, ठीक है। तो इसका डायगोनल आ गया अपना 100/पाई आ गया, तो x² प्लस x², 2x² हो गया, तो 2x² इक्वस टू 100/पाई है ना, 100/पाई आ गया भाई, ठीक है। तो 50/पाई, तो स्क्वायर रूट 50/पाई आ जाएगा भाई, इसके बाद स्क्वायर रूट 50/पाई आ गया भाई। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डीप सी वाला। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे, देखो a1/a2 b1/b2 निकाल करके देख लीजिए, नॉट इक्वल आ जाएंगे तो यूनिक, और c1/c2 ये है ना, तो यहाँ पर ये 3x और 243 कह रहा है यार, ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है कुछ, एक बार चेक कर लीजिएगा भैया इसको, ठीक है। केस स्टडी आप स्वयं भी कर सकते हैं बेटा। चलिए भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।